हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट 2024 के क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 को इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक स्फेरिकल सेल है इसका मतलब आप समझिए फुटबॉल है। ये सोच लीजिए फुटबॉल की तरह है। वो चार्ज है बाय सम सोर्स और उसके बाद में देखिए चार्ज दिखा रहा है यहाँ पर सम सोर्स से चार्ज कर दिया गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट C एंड P इन वोल्ट बताना है, शोन इन द फिगर। C इसका सेंटर है और P इसका सरफेस पे 2 पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताना है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर कितना होता है पोटेंशियल इस स्फेरिकल सेल में। स्फेरिकल सेल में चार्ज जो है वो कहाँ रहता है, केवल सरफेस पे रहता है। और इस तरह के केस में जो पोटेंशियल होता है वो अंदर में हर पॉइंट पर सेम होता है और उसका वैल्यू होता है जो उसके सरफेस पे होता है। सो पोटेंशियल जो है अंदर में इनसाइड किसी भी पॉइंट पर सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। यहाँ पर उसका वैल्यू जानना भी जरूरी नहीं है क्योंकि वो डिफरेंस पूछ रहा है। तो जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, VC माइनस VP 0। लेकिन आप इसको जानिए ये यहाँ पर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज है टोटल पे, चार्ज मान लीजिए Q है और जो रेडियस है इसका R, यही पोटेंशियल जो है सो अंदर में किसी भी पॉइंट पर होता है और सरफेस पर भी वही होता है। यदि इसका हम प्लॉट बनाएं कि कैसा दिखता है, ये पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस है, ये यहाँ पे इसका रेडियस है। तो रेडियस तक जो है सो हर जगह इसका पोटेंशियल सेम रहता है कुछ वैल्यू है और उसके बाद में इधर जो है सो घटना शुरू होता है 1/r के जैसे। ये 1/r की तरह घटना शुरू होता है। इसके बाहर के पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। ये आउटसाइड पॉइंट के लिए ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। यदि r जो है सो कैपिटल R से बड़ा है और यहाँ पर R जो है कैपिटल R से छोटा या उसके बराबर तक है। तो ये देखिए कांस्टेंट है, उसके बाद में घटना शुरू होता है। तो इस तरह से 0 हो गया। ओके, तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो हर एक पार्ट जो है वो कितना होगा रेजिस्टेंस, ईच पार्ट जो है उसका रेजिस्टेंस जो है वो होगा 10 ओम। 100 ओम है, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज 10 ओम। द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। 5 को जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया, 1 2 3 4 और 5। While the next 5 parts are connected in parallel, the 2 combinations are again connected in series। एक ये कॉम्बिनेशन हमारा हुआ और इसको दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। अब की 5 को उसने क्या किया, पैरेलल में कर दिया है। पैरेलल में कर देते हैं, 1 2 3 4 5। और अब उसने पूछा है कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस फाइनल कॉम्बिनेशन कितना होगा। ये जो फाइनल कॉम्बिनेशन है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। यहाँ बैटरी लगा दे ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए पांचों के लिए इसको हम, ये तो काफी आसान है, ये पांचों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, सबका 10 है तो ये हो गया 5। ये पांचों को ऐड करेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, सब है 10-10 करके तो 50 हो जाएगा। सीरीज में जो है सम हो जाता है और यहाँ पर जो है ये भी सब 10-10 करके है। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो यही होता है सम ओवर 1
ओवर आई सबका सम करते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल का सम करते हैं। लेकिन यदि सब बराबर रहे तो हम सीधे 1 का वैल्यू लेते हैं और जितना है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 ओम आ गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सो कितना आया, ये 50 और ये दोनों सीरीज में है तो 52 ओम, ये आपका आंसर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाइटली वुंड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, कॉइल है, कॉइल है और एक राउंड नहीं है, इसमें बहुत सारे राउंड्स हैं, सटा हुआ नहीं रहेगा, हम बनाने में हमें दिक्कत हो रहा है, सब सटा हुआ नहीं, लेकिन यूजुअली ये जो वायर्स होते हैं ना वो इंसुलेटेड मटेरियल से पेंटेड होते हैं और उसके बाद में सटा के ही उसको वाउंड कर दिया जाता है। जैसे फैन का कॉइल आप देखें, कोई भी कॉइल है तो उसमें कितने टर्न्स हैं, टर्न्स हैं 100 और इसका रेडियस कितना है, ये है 10 सेंटीमीटर। करंट इसमें फ्लो कर रहा है, अब करंट फ्लो कर रहा है तो सट जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इंसुलेटेड मटेरियल से पेंटेड किया हुआ है। 7 एम्पीयर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। पता क्या करना, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ये जो सेंटर है यहाँ पर, वो यहाँ पर इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसका वैल्यू कितना है। और इसने बोल दिया है कि फ्री स्पेस का परमिबिलिटी जिसको हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं वो है 4 पाई टाइम्स 10⁻⁷ SI मीटर। एक टर्न की वजह से कितना होता है फील्ड यहाँ पर, B नॉट। एक टर्न की वजह से यदि इसमें करंट I फ्लो कर रहा है तो वो होता है μ0I/2R। यहाँ कितना टर्न है, एक से इतना होता है, जितना टर्न रहेगा उतना से ऐड होते चला जाएगा। n टर्न है, मतलब कि ये 100 टर्न है, n है यहाँ पर, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 बार इसको ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ से, यही वैल्यू है आपका। और इसी का जो है सो आप वैल्यू निकालना है सबका। ये μ0 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 4 पाई टाइम्स 10⁻⁷, I का वैल्यू दिया है 7 एम्पियर, n का वैल्यू दिया है 100, R का वैल्यू दिया है फिर कहीं पर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लिख देते हैं, मीटर में लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 4 है, पाई को हम 22/7 लिखें, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पर 7 है, नहीं तो 3.14 लिखते हैं। ये 10⁻⁷, ये 10⁻⁻2, देखिए सब 2 2 4 2 1 3 3 4 7, 10⁻⁴ टाइम्स 7/2, ठीक है। ये 7 हो गया, में से 2 गया 5 बचा, देखिए यहाँ से 4 बचा, ठीक है। ये 7 चला गया, 2 दूनी 4 चला गया, तो कितना आया 44 टाइम्स 10⁻⁴, इतना टेस्ला। इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 4.4 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10⁻³ टेस्ला हो गया। अब इसको हम कह सकते हैं 4.4 मिली टेस्ला, ये मिली है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ है यहाँ पर, 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन्स है ऑफ हाइड्रोजन फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम N2 = 3 to N1 = 2। ये स्पेक्ट्रल लाइन्स है, ये बोर मॉडल है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये जो है सो वेरियस उसका ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। बोर महोदय ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है सो मूव कर सकते हैं लेकिन सभी ऑर्बिट में मूव नहीं कर सकते, कुछ खास ऑर्बिट में ही मूव कर सकते हैं। वो खास ऑर्बिट जहाँ पर उसका एंगुलर मोमेंटम m टाइम्स h/2 पाई होगा, वहीं पर मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से n = 2 से 1 में जाता है, जंप करता है, तो ये दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है। यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी कम है, तो कम एनर्जी स्टेट में वो आ गया, तो जो एनर्जी का जो डिफरेंस आया उस एनर्जी का क्या होगा, वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में निकल जाता है यहाँ से। यदि यहाँ से यहाँ जंप किया फिर तो
तो फिर जो डिफरेंस यहाँ पर एनर्जी का है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में निकल जाएगा। इसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन्स। यूजुअली यदि विजिबल रे में हो तो विजिबल लाइट में हो तो हम उसे आँख से देख सकते हैं, और उसे स्पेक्ट्रल लाइन्स कुछ भी हो, विजिबल हो या ना हो, वो सारे स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं। और ये सारे स्पेक्ट्रल लाइन्स जो है सो कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। आप देखेंगे एक यहाँ पर आया, यदि हम इसको फ्रीक्वेंसी देखें, इसका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का ले लें, वेवलेंथ ले लेते हैं, सबसे कम वेवलेंथ है। उसके बाद में आपको एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो ये सारे वेवलेंथ मिलेंगे आपको। हर एक वेवलेंथ नहीं मिलेंगे, इसके बीच में गैप है, वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो ये इसको कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन्स। और ये गैप क्यों है? क्योंकि यहाँ से जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसके एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है वही एनर्जी लेकर ये निकलता है। और इसका जो वेवलेंथ है वो हम कैसे देते हैं, एनर्जी जो भी है इस वेव का वो hc/λ, h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, एनर्जी यहाँ पर ये जो डिफरेंस है एनर्जी का जो जंप करने के बाद में डिफरेंस आया वो है डेल्टा ई, और लैम्डा है उसका वेवलेंथ यहाँ से निकला। तो ये एनर्जी जो डिफरेंस है वो कंटिन्यूअस नहीं है, वो कोई वैल्यू है, और उसी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आता है, इसलिए ये कंटिन्यूअस नहीं होकर कुछ लाइंस आते हैं, इसलिए इसको स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। ये लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। ओके, तो अब हमें ये बताना है कि लेफ्ट साइड में दे दिया है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करता है। n1 = 2 में जंप करता है, इसमें आपके जंप करता है, कहाँ से, बाकी सबसे जंप करता है। देखिए एक में जो 3 से 4 5 6 से जंप किया, एक में यहाँ से जंप किया, एक में यहाँ से जंप किया, एक में और आगे से आके जंप किया, लेकिन जंप यहीं पर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में राइट साइड में दे दिया है उसका जो वेवलेंथ निकलेगा, जंप करने के बाद में जो एनर्जी में डिफरेंस होगा उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी का एक वेव निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, जिसका वेवलेंथ इस फॉर्मूला से दिया जाता है। और यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ये जो लैम्डा है वो प्रोपोर्शनल है, लैम्डा इसको जो ये कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट बाय डेल्टा ई, इसका मतलब हुआ लैम्डा जो है सो प्रोपोर्शनल है 1 बाय एनर्जी डिफरेंस। जब एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा लैम्डा कम होगा। तो यहाँ पर ये लैम्डा दिया हुआ है, यहाँ पर अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप यदि कैलकुलेट करोगे यहाँ पर इस फार्मूला से, जैसे ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ रेड कांस्टेंट है ये 1 बाय लैम्डा n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। आप सबका वैल्यू रखोगे, आपको रीडर का वैल्यू भी जो है सो समथिंग लाइक कितना होता है, अभी भूल गए इसको, 1.07 टाइम्स 10⁻7 होता है शायद। तो इतना वैल्यू आप याद रखिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, काफ़ी टाइम ले जाएगा। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इसको हम यूज करेंगे इस कंसेप्ट को कि जिसका एनर्जी जो डिफरेंस ज़्यादा है उसका लैम्डा कम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n3 to 2 में जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो 3 to 2 में ये गैप ज़्यादा है, या n6 to 2 में जब जंप करेगा, ये 6 इधर से आके जंप करेगा तो ज़्यादा है, ऑफकोर्स बाद वाला ज़्यादा है, 6 to 2 वाला में ज़्यादा है, 3 to 2 वाला ये कम है, ये उससे ज़्यादा हुआ, ये उससे भी ज़्यादा हुआ, ये सबसे ज़्यादा है। तो जो सबसे ज़्यादा है उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो ये कहाँ चला जाएगा, सबसे कम इसमें कौन है, 410 है। ये सेकंड सबसे कम कौन है, 410 के बाद ये है। ये थर्ड सबसे कम कौन है, ये 486। और ये सबसे लास्ट में जो आता है ना, कि कहने का मतलब है ये इसका एनर्जी सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा इसका। तो कैसे कैसे आया यहाँ से 1 ए का कौन आया, ए का जो है सो सबसे, ये सबसे कम है राइट। ए का देखिए यहाँ पर आया 3, उसके बाद में 4 2 1, 3 4 2 1, ये सबसे, इसका वेवलेंथ सबसे जो है सो ज़्यादा होगा, लैम्डा मैक्सिमम, और इसके लिए लैम्डा जो है सो मिनिमम है। तो मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाना है हमें, तो मैक्सिमम जो है सो 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 2। तो हमें कोई इस तरह का कैलकुलेशन करके ये एग्जैक्ट वैल्यू लाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम देख लेंगे कि एनर्जी इसका जो है सबसे कम है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ये 3, इसका सेकंड सबसे कम है तो सेकंड सबसे ज़्यादा, इसके बाद वाला ये है। ऐसे ही करके यहाँ से जो है सो असेंडिंग ऑर्डर में ये इधर एनर्जी बढ़ रहा है तो ये हमारे पास ये एनर्जी वेवलेंथ को घटाना चाहिए,
इधर बढ़ रहा है तो घटाना चाहिए। तो इस तरह से हमें ऑप्शन नंबर 2 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बॉब इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो है एक बॉब को घुमाया जा रहा है। बॉब है यहाँ पर, इसको घुमाया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है। इसका स्पीड कितना है, ऐसे घुमा रहे हैं इसको, इसके अबाउट ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड है ओमेगा, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, ये टेंशन ही तो घुमाएगा इसे, ये जैसे किसी भी सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए ऑब्जेक्ट को एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होता है, और वह सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई एजेंट प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ पर उस सेंट्रीपिटल फोर्स को जो प्रोवाइड कर रहा है वो है टेंशन। तो टेंशन जो है सो एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं, या फिर इसको एम वी स्क्वायर आर लिख सकते हैं, और वी जो है सो ओमेगा आर है। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। हम ओमेगा भी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ओमेगा में ओमेगा की बात कर रहा है, अभी की बात नहीं कर रहा है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, अभी है टी। इफ द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा, स्पीड को डबल कर दिया तो टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम हाउ मच। ये देखिए यहाँ पे एम कांस्टेंट है, जो बॉब लिया उसका मास कांस्टेंट है, ये उसी रेडियस में घूम रहा है फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में, देखिए सेम रेडियस में घूम रहा है, तो आर भी कांस्टेंट हो गया। तो टी जो है सो कोई कांस्टेंट टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, मतलब टी जो है सो प्रोपोर्शनल है ओमेगा स्क्वायर के। अब ओमेगा को डबल करेंगे तो टी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर उसने डबल कर दिया है, टी हो जाएगा टेंशन 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, 4T। ऑप्शन नंबर 2। आपको यहां से यदि कंफर्टेबल नहीं फील होता है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कह सकते हो कि यहाँ पर ये तो देख सकते हैं ना कि t जो है सो प्रोपोर्शनल है ओमेगा स्क्वायर, तो T1 बाय T2 इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर बाय ओमेगा 2 स्क्वायर। और ओमेगा 1 कितना है, शुरू में ओमेगा है, ओमेगा 2 कितना है, 2 ओमेगा स्क्वायर है, तो ये आ गया 1/4। T2 पूछा है उसने, तो T2 कितना हो गया, T1 टाइम्स 4, पहला का 4T, पहला T1 जो है सो T था, T1 का वैल्यू T था इसलिए 4T हो गया। तो ऐसे भी बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेक्शन बी आया है, इसमें 15 क्वेश्चन है, 35 to 50, आपको केवल 10 का आंसर करना होता है। क्वेश्चन 36, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिए, इसको एक बैटरी से हम चार्ज कर रहे हैं, कनेक्ट कर दिए, इसमें से कोई करंट फ्लो कर रहा है, जब चार्ज हो रहा है तब इसमें से करंट फ्लो करेगा, जब चार्ज फिनिश हो जाएगा, चार्ज जब पूरी चार्ज हो जाएगा तब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं, जब इसमें करंट फ्लो नहीं करता है क्योंकि तब यह पूरा चार्ज हो चुका है। लेकिन जब तक ये पूरा चार्ज नहीं हुआ है इसमें करंट फ्लो करेगा। इफ I इज द करंट इन द सर्किट देन द गैप बिटवीन द प्लेट्स, इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स, ये प्लेट देख रहे हैं ना, गैप है, इसमें क्या रहता है, इसमें कुछ नहीं रहता है, एयर रहता है, और नहीं तो यूजुअली एयर नहीं रहता है, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। अब इंसुलेटर मटेरियल से होकर क्या चार्ज बहेगा, नहीं बहेगा, चार्ज बहता तो इधर फ्लो कर जाता तो ये कैपेसिटर ही नहीं रहेगा। लेकिन ये कंडक्टर है, याद रखिए ये कंडक्टर है, लेकिन ये जो है इंसुलेटर है, इसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और किसी का जो है सो इसका ये प्रॉपर्टी है जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ज्यादा होता है किसी का कम होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके गैप में क्या हो रहा है, करंट इधर से बह रहा है, करंट बहने का क्या मतलब है, चार्ज फ्लो कर रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, या करंट के बहने के जो डायरेक्शन है उसको अपोजिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है सो इधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जो है सो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से क्या हो रहा है, यहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जा नहीं रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, राइट, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है इसके अंदर घुस के इधर से निकल गया क्या। यूजुअली यदि हमारे पास रेजिस्टर होता है, हम बैटरी लगा देते हैं, तो इधर से करंट है इसमें मान लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है सो यहाँ से इधर से निकल के ऐसे से आता है वापस, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इधर से निकल के वापस आता है। इसमें भी क्या वही होगा, लेकिन यहाँ गैप है, इलेक्ट्रॉन के जाने के लिए एक कंडक्टिंग मीडिया चाहिए,
लेकिन यहाँ पर वो कंडक्टिंग मीडिया नहीं है, तो जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। तो नहीं जा पाएगा, तो वही तो होता है इसमें, वो जा नहीं पाता और यहाँ एक्यूमुलेट करता है, यहाँ जमा होता है वो पूरा, जितना भी चार्ज देंगे जमा हो जाएगा। और जमा होते होते एक लिमिट आता है जब और जमा होना नहीं चाहता है, और ज़्यादा जमा नहीं होना चाहता है, फुल जमा हो गया है इसका, तब वो चार्ज होना रुक जाता है, क्योंकि तब फुली चार्ज हो गया है। तो इसके गैप में क्या होता है, करंट इसमें, सर्किट तो तब पूरा होता है ना, सर्किट तो तब पूरा होता है जब कोई कंडक्टिंग चार्ज कैरियर जो है सो पूरा एक सर्किट में घूमे, सर्किट तब कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें वो नहीं हो रहा और उसके बाद में ये तब भी करंट फ्लो कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ कुछ ना कुछ तो फ्लो कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो फ्लो कर रहा है वो क्या होता है, देखिए इसके अंदर में जो है एक, हम अभी इसको हटा देते हैं थोड़ा सा अच्छा, ताकि दिखने में भी ठीक लगे। यहाँ पर हम कुछ करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो डेवलप हो जाता है, वो तो होना ही है। यहाँ हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, इधर भी प्लस लिख दिए, इधर माइनस होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डेवलप हो गया। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, ये सेम रहेगा, सेम तो तब रहेगा जब ये फुली चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब तक ये चार्ज चेंज हो रहा है, मतलब चार्जिंग के समय में ये चेंज, ई जो है सो चेंज होते रहता है। तो टाइम के साथ ई चेंज हो रहा है, ई जब चेंज हो रहा है तो उसके वजह से एक करंट फ्लो करता है जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। उसमें चार्ज फ्लो नहीं करता है, वो जस्ट इसके वेरिएशन की वजह से एक करंट है जिसका हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और उस डिस्प्लेसमेंट करंट को यदि हम यहाँ पर लिखें एप्सिलॉन 0, ये इसका चेंज करने का रेट ये है, और इसको एरिया से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या है कि ये फ्लक्स होता है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके चेंज करने का रेट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, यही है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसको यदि आप निकाल कर देखोगे तो ये एग्जैक्टली इस आई के बराबर आएगा। देखिए निकाल कर दिखाते हैं, डी बाई डी टी, ये एस जो है सो कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लिए, केवल ई चेंज कर रहा है, और ई है यहाँ पर, ई का वैल्यू कितना है, एरिया को एस के बजाय हम ए से डिनोट करें, क्योंकि कैपेसिटर में हम ए से डिनोट करते हैं। इसको ए से डिनोट कर दिए, और यहाँ पर डी ई कितना होता है, ई जो है सो होता है भी टाइम बाई डी। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम डिवाइड करें इसके बीच के जो डिस्टेंस है डी से, तो हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई डी। डी भी कांस्टेंट है तो उसको भी बाहर कर लेते हैं, एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, और ये कितना आया, डी बाई डी टी भी। अभी को यहाँ पर Q इक्वल टू सी भी होता है, ये फार्मूला तो हमेशा याद रखने का। कैपेसिटर में किसी भी एक मोमेंट में जो चार्ज है वहाँ पर वो प्रोपोर्शनल होता है उसका कैपेसिटेंस टाइम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो यहाँ पर ये आ गया डी पी बाई डी टी। तो भी की जगह पर जो है सो Q इक्वल टू सी भी लिख देते हैं, भी इक्वल टू Q बाई सी लिख देते हैं। Q बाई सी, एप्सिलॉन 0 ए बाई टी, सी को बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी आया। ये चार्ज जो है जो उसमें एक्यूमुलेट हो रहा है उसका चेंज करने का रेट, यही तो करंट है ना, यही करंट है। और यहाँ पर सी का वैल्यू लिख देंगे, सी कितना होता है किसी कैपेसिटर के लिए इन टर्म्स ऑफ एरिया, उसका डायमेंशन, एरिया डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, वो होता है एप्सिलॉन 0 ए बाई टी, एग्जैक्टली जो यहाँ पर सेम है लेकिन नहीं रेसिप्रोकल में। और ये हो गया करंट, ये डी खत्म, एप्सिलॉन 0 ए खत्म, क्या आ गया। तो ये आई डी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसमें कोई एक्चुअल चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, लेकिन केवल जो है सो फ्लक्स चेंज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो वह जो है एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये करंट जो है सो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है जिसको हम सी के नाम से जानते हैं, कंडक्शन करंट कहते हैं, यही हमारा आई है। ये है कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट में कंडक्ट कर रहा है कोई चार्ज कैरियर, और डिस्प्लेसमेंट करंट में चेंज नहीं कर रहा है, कोई चार्ज कैरियर फ्लो नहीं कर रहा है, केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो ये दोनों सेम होते हैं। तो ये अब सही ऑप्शन चूज कीजिए। देयर इज नो करंट, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता है, नहीं करंट फ्लो करता है लेकिन वो कंडक्शन करंट फ्लो नहीं करता है। ये आई जो है वो चार्ज इधर से निकल कर उधर नहीं जाता है,
तो ये गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज आई। सेम डायरेक्शन, इसका साइन भी पॉजिटिव आया था, दोनों का साइन पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में है, तो ये सही हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट आई, नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आई, नहीं होगी, नहीं है, बस यही तो सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर जो है 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड है एसी सप्लाई से, और एसी सप्लाई का ये जो रेटिंग जो है वो दिया हुआ है 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज। यहां पर जो रेटिंग देते हैं वो आरएमएस रेटिंग होता है, VRMS होता है। यदि इसे हमें पूरा का पूरा लिखना पड़े तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 210 स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन, ये 2 पाई, यहाँ ओमेगा टी लिखना है, ओमेगा जो है 2 ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ 50 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 210 स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन 100 पाई टी, ऐसे लिख सकते हैं भी को, यहाँ पर ये भी है पूरा। तो रेटिंग में जो भी लिखा रहता है वो VRMS होता है, वो पीक नहीं होता। अब ये क्या पूछ रहा है, द पीक करंट इन द सर्किट इज नियरली हाउ मच, पीक करंट पूछ रहा है। तो पीक करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें से करंट निकालेंगे। तो करंट कैसे निकालेंगे, सीधे ओम्स लॉ की तरह लगा देते हैं V/R, लेकिन यहाँ पर R नहीं है, तो यहाँ R को हटाकर हम R के इक्विवेलेंट जो होता है कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है, उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC से डिनोट करते हैं। और ये XC कितना होता है, ये XC होता है 1/ωc, उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें ओमेगा 1/ωc, तो ये दोनों ऊपर चला गया Vωc, ये करंट आया। अब करंट हमसे कौन सा पूछा है, पीक करंट पूछा है, तो भी हो जाएगा पीक और VRMS में क्या रिलेशन है, या RMS जो है वो पीक का स्क्वायर रूट ओवर 2 टाइम्स कम होता है, ये ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए पीक ज़्यादा होना चाहिए, तो पीक देखिए कितना है VRMS का स्क्वायर रूट ओवर 2, स्क्वायर रूट ओवर 2 का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो वैल्यू रखते हैं पीक, और यहाँ पर ωc सबका वैल्यू रख देते हैं। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पीक कितना है, ये 210 तो RMS है, पीक के लिए देखिए यहाँ स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ओमेगा देखिए यहाँ निकाल लिए, ये केवल f दिया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, वो यहाँ लिखे थे, तो ये 100t आए, 100 पाई t नहीं लिखेंगे, और c जो है वो दिया हुआ 10 माइक्रोफेराड, 10 टाइम्स 10⁻⁻⁶, और कुछ है नहीं, इतना करंट आ जाएगा, यही करंट का वैल्यू देगा एम्पियर में। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, पाई के वैल्यू बोला कि 3.14 ले लेना है, ठीक है। तो देखिए 21 है, ये 1.414 है, 1 2 3 0, एक 4 0 यहाँ से चला गया, 1 0 2 3 2 3 1 4 4 4 जाके इधर बचा -2, और क्या बचा इधर, केवल 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 पाई, स्क्वायर रूट 2 और पाई नहीं लिखे। अब इसको करते हैं 21 टाइम्स 1.414, ये पाई को 3.14 टाइम्स 10⁻⁻²। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर है। ये ऐसे करते हैं, ये 10⁻² जो है मतलब 100 से डिवीजन है, तो हम एक को यहाँ ले लेते हैं 2.1 1.414, और एक को यहाँ ले लेते हैं 0.314। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए मोटा मोटी कितना है, 14 है, 1.4 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 आया, 128 लगभग देखते हैं। 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 आता है, और लेकिन थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया, तो तकरीबन ये जो है सो 90 के करीबन आएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये कितना आया, 2.8 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन यहाँ डेसिमल है, 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.9 के करीब आएगा। आप उतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके अपना टाइम बर्बाद नहीं कीजिए, आप यहाँ पर ढूंढिए कि 0.9 के आसपास कोई है, 0.9 के आसपास ये ना 0.93, यही आपका आंसर है। यहाँ पर बस इतना ही केयरफुल रहना है कि इसका गैप जो है, मैंने इस दूसरा जो ऑप्शन है इसके बहुत क्लोज ना हो,
आपने यहाँ पर देखा कि क्या किया, कि देखिए 1.4 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2.8, वो थोड़ा सा कम हमने लिया, हमने अंडर एस्टिमेट किया है क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा छोड़ दिया है। और उसके बाद में 0.314 है, फिर वो 2.8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है 8.4, तो वो थोड़ा और कम हो गया है, राइट। मैंने फिर अंडर एस्टिमेट किया है, तो उसे थोड़ा ज़्यादा करने के लिए अंदाज से मैंने 0.9 कर दिया। एक्चुअली 0.84 से थोड़ा ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा ये तो कम है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी कम है, होगा ही नहीं, और थोड़ा ज़्यादा ये है, ये बहुत ज़्यादा है, तो ये आपका आंसर होगा। तो एग्जैक्टली आपको बहुत सारा खूब बढ़िया से कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट वैल्यू लाने की जरूरत नहीं हो, टाइम खाएगा। आप इस तरह से अप्रोक्सीमेट करके आपको इसका वैल्यू बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the mass of the bob in a simple pendulum is increased to thrice its original mass and its length is made half of its original length, then the new time period of oscillation is x by 2 times its original time period. Then value of x is how much? ये जो सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पर ये जो सिंपल पेंडुलम है, इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है उसके लिए फार्मूला क्या है, 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर एल बाई जी। जी देखिए फिक्स्ड है, 2 पाई फिक्स है, एल केवल वेरी कर रहा है, एक समय ओरिजिनल लेंथ लिया है और उसके बाद सेकंड टाइम उसको हाफ कर दिया। अब बॉब का मास इसमें कहीं है क्या, ये बॉब का मास जो है उसको 3 टाइम बढ़ा दिया उसने, उस पर डिपेंड नहीं करता। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम में बॉब मास ऑफ बॉब पर डिपेंड नहीं करता, तो कुछ भी करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये टी जो है सो ये सारे तो कांस्टेंट हो गए, प्रोपोर्शनल किसके हुए, स्क्वायर रूट ओवर एल। तो यदि हम एल को 4 गुना करेंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा। इसने एल को कितना गुना किया है, इसको एल को किधर लिखा है, एल इज मेड हाफ कर दिया है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये पहला वाला हिस्सा है, ये सेकेंड टाइम हमारा जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, पहला में कितना है स्क्वायर रूट ओवर एल है, सेकेंड टाइम उसने एल को हाफ कर दिया, तो टी प्राइम कितना आ गया, टी प्राइम आ गया टी टाइम्स स्क्वायर रूट ओवर एल बाई 2 टाइम्स एल। इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप अपने तरीके से, हमने कर लिया इसको, एल बाई 2 बाय एल होगा। तो ये आया टी बाय स्क्वायर रूट ओवर 2। उसने जो लाया कितना लाया, उसने जो लाया वो कहा कि न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज एक्स बाय 2 टाइम्स द ओरिजिनल वन। ये ओरिजिनल वन है, उसका उसने कहा हाफ टाइम है, अब मेरे पास हाफ नहीं है तो इसको हाफ हम कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लें। तो ये आया स्क्वायर रूट ओवर 2 बाय 2 टाइम्स टी। ये है हमारा कैलकुलेशन। और इसको कंपेयर कीजिए, उसने कहा था कि ये जो है सो x बाय 2 टाइम्स टी है, x के जगह पे कितना है स्क्वायर रूट ओवर 2। ये आपका आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द TV curve of an ideal gas where T is the temperature and V is the volume at 3 pressures P1, P2, P3 compared to with those of Charles law represented as dotted line. Then the correct options क्या है, P इसमें रिलेशन बता रहा है, P1, P2, P1, P2, P3 में कौन सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, ऐसे उसका ऑर्डर क्या है। देखिए यहाँ पर जो आइडियल गैस है उसने कह दिया कि एक आइडियल गैस है और उस आइडियल गैस का टीवी डायग्राम दिया हुआ है और उसने बोला ये डॉटेड लाइन जो है सो चार्ल्स लॉ बताता है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू T एट गिवन P इज इक्वल टू, यदि कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, या फिर इसको उल्टा करके कह सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू V फॉर ए गिवन P। तो यदि P यहाँ पर देखिए ये दोनों के लिए P सेम है, ये उसने एक्सपेरिमेंट किया, कोई आइडियल गैस लिया। एक्चुअली यदि ये एक्सपेरिमेंट नहीं करता तो ये दोनों एग्जैक्टली मैच करता है, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में कोई भी आइडियल गैस तो परफेक्ट होता नहीं है, तो ये उसको इस तरह से मिला हुआ है। तो खैर यहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है P को कैसे लाएंगे, P तो चार्ल्स लॉ में लिख तो दिया है इसने, P कांस्टेंट है, तो चार्ल्स लॉ में जो P है वो तो देता नहीं है, केवल ये कहता है P कांस्टेंट है। तो P लाने के लिए हमें गैस लॉ देखना पड़ेगा, गैस लॉ से ही सारे लॉ आते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, वो सारे यहीं से आते हैं। और वो क्या है, PV इक्वल टू nRT, ये गैस लॉ। P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है और T और V के बीच में हमें ग्राफ लाना है, तो T इज इक्वल टू V टाइम्स इधर जो बच गया P बाय nR, और P कांस्टेंट है यहाँ पर ना। देखिए ये सारे जो देखना एक लाइन के लिए देखेंगे P कांस्टेंट है।
तो टी क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, वाई एक्सिस में ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स ये हमारा है और ये m है, एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से होकर पास करेगा, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट नहीं है, यहाँ इंटरसेप्ट नहीं है, तो ओरिजिन से होकर पास करेगा। ये नहीं ओरिजिन से होकर पास कर रहा है क्योंकि ये आइडियल गैस नहीं है, उसने लिख दिया है कि आइडियल गैस है, लेकिन वो है नहीं। आइडियल गैस होता है तो पूरा इस चार स्लोप को फॉलो करता है। तो एनीवे अब यहाँ पे इसका जो स्लोप है, हम जस्ट फोकस अपना रखेंगे चार्ल्स वाला जो डॉटेड लाइन है वो, ये क्या दे रहा है स्लोप में, एम जो है स्लोप है, और स्लोप जो दे रहा है वो क्या है, कितना है, पी बाई एन आर। एन आर अगेन कॉन्स्टेंट है तो पी पर डिपेंड करता है, स्लोप जो है सो पी के प्रोपोर्शनल है, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका पी ज़्यादा होगा। तो पी सबसे ज़्यादा किसका होगा, स्लोप यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा है तो P1 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में P2 है, उसके बाद में P3 है। P1 सबसे ज़्यादा है, P2 सेकंड सबसे ज़्यादा है और P3 सबसे छोटा है। तो P3 से बड़ा P2, P2 से बड़ा P1। तो आपका आंसर हो गया P1 सबसे बड़ा है। ढूंढिए किधर है P1 सबसे बड़ा, P1 सबसे बड़ा है तब P2 तब P3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास कैपिटल M, धरती का जो मास है वो कैपिटल M दिया हुआ है, एंड रेडियस r, धरती का रेडियस जो है कैपिटल R दिया हुआ है, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r, धरती के सरफेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती के सरफेस से इतना ऊंचाई पर 2r एल्टीट्यूड पर जो है एक हमें सैटेलाइट को लॉन्च करना है, कितना काम करना पड़ेगा, कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, एनर्जी जो है मिनिमम एनर्जी कितना देना पड़ेगा। तो ये देखिए हम एक बनाते हैं, यहाँ पर हमारा धरती है, इसका रेडियस r है यहाँ पर, और यहाँ से हम सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। कितना दूर ले जाना है सैटेलाइट को यहाँ से, 2r, तो 1 2 यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ ये हाइट तो पूरा अच्छा नहीं हुआ लेकिन फिर भी जो भी है ठीक है, ये मान लेते हैं ये 2r है और ये कितना है, ये r है। तो इसका जो रेडियस है सर्कुलर पाथ में, जो मोशन का जो रेडियस है इसका, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना है रेडियस, वो हो गया 3r ना, यहाँ से सेंटर से, और यहाँ पर जो जब ऑब्जेक्ट था तो वो r रेडियस ऑफ जो अर्थ है वो है, ये r कितना होता है, ये ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर होता है, और ये बोला हमें ले जाना है 13,000 किलोमीटर तक, अप्रोक्सीमेटली 13,000 किलोमीटर। आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि एक ही जगह पर खड़ा दिखते हैं, उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वही है जो धरती का है, धरती को 24 आवर है, एक राउंड लगा लेता है 24 आवर में, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी 24 आवर लगाता है। तो इसका मतलब है कि एक ही जगह पर वो टिका हुआ रहता है। तो यदि अपना इंडिया के ऊपर में वो है सैटेलाइट है तो वहीं पर रहेगा। उसका हाइट कितना होता है, उसका लगभग 35 to 36,000 किलोमीटर होता है, और इसने जस्ट बोला 2r मतलब कि 13,000 किलोमीटर, मतलब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है। एनीवे कितना एनर्जी मुझे यहाँ देना पड़ेगा इसको, एनर्जी मुझे, ये जो सैटेलाइट जब यहाँ पर है तो उसका एनर्जी मान लेते हैं, कहते हैं कि U2 है, और यहाँ पर जो है U2 नहीं UB कहेंगे, U2 में आप इसको स्क्वायर समझने लगेंगे, और यहाँ पर है तो इसका एनर्जी UA है। ये एनर्जी में जो डिफरेंस है वही उतना एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब है UA धरती के सरफेस पर, तो उसके पास कितना एनर्जी है, उसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है Gmm/r, रेडियस r, और जब धरती के ऊपर चला गया वो सैटेलाइट में यहाँ पर मूव कर रहा है किसी स्पीड v से, तो वहाँ पर उसके पास 2 एनर्जी हुआ, एक पोटेंशियल Gmm/r, r अब कितना है 3r है, ये r जो है सो रेडियस है वो 3r है, और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। ये काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, ये v स्क्वायर कितना होता है, v स्क्वायर होता है Gm/r। आप बोलोगे कहाँ से ले आए, देखिए बहुत ईजी है, हम सर्कुलर मोशन लगा रहे हैं। सर्कुलर मोशन क्या कहता है कि किसी भी सर्कुलर पाथ में मोशन के लिए एक सेंटीमीटर फोर्स का जरूरत होता है, और कोई ना कोई वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ पर कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है धरती उस पर लगा रहा है वो कितना है Gmm/r²। मान लेते हैं ये हम यहाँ से ये r डिस्टेंस पर है, इतना फोर्स लगा रहा है, और ये देगा हमें mv²/r।
सेंट्रीपिटल फोर्स यही प्रोवाइड करेगा। एक आर यहाँ से चला गया तो वी स्क्वायर कितना आया, एक एम भी चला गया, जी एम बाई आर, वी स्क्वायर देखिए इतना आया। ये आपको याद रखना है, वी स्क्वायर जो है सो जी एम बाई आर है। तो यहां से इसको हम सिंप्लीफाई करते, आर का वैल्यू 3r रखना पड़ेगा ना, आर का वैल्यू 3r रखना पड़ेगा। हाफ एम जी एम बाई 3r, ये एग्जैक्टली सेम है लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा हाफ है तो ये आ गया इतना, माइनस हाफ जी एम एम बाई 3r, जी एम एम बाई 3r ये कैपिटल आर। ठीक है, इतना यू भी हो गया मेरा। तो जो भी लिखना ऊपर नीचे, तो कितना एनर्जी यहां पर ज्यादा है, एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड, एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड, कम एनर्जी है उसमें प्रोवाइड करना होगा ज्यादा। ये जो डिफरेंस है यू बी माइनस यू है इतना ज्यादा है यहाँ पर। तो देखिए माइनस जी एम एम बाई 6r इधर है ये वाले, और उधर कितना है माइनस जी एम एम बाई 1r, माइनस माइनस प्लस जी एम एम बाई 1r। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 6r हमने कॉमन कर लिया तो ये बचा -1, ये प्लस बचा 6, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे और तब आराम से बात कॉमन कर सकते हैं। कितना आ गया, ये 5 आया ऊपर में, 5/6 जी एम एम बाई आर, ये आपका आंसर है 5/6 जी एम एम बाई आर। ऑप्शन नंबर 5/6 यही तो है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लास्ट 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।